पिछले एपिसोड में सियाओजी और बेई के बीच में फाइट होने लगा था, जहां सियाओजी भी अब बेई के ऊपर अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख यूहाव कहता है कि सियाओजी को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वह भी बेई से कोई कम नहीं है। वहीं उधर हम देखता है कि सियाओजी ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो बेई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि बेई इसका सामना करने के लिए रेडी था। तभी यूहाव कहने लगता है कि जजमेंट स्वॉर्ड के पावर ने सियाओजी के डोमेन को और ज्यादा कंप्लीट कर दिया और इसीलिए इसके पावर पहले से काफी बढ़ गई है। वहीं उधर हम देखता है कि सियाओजी ने बेई के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां हम देखता है कि वो बेई के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है और इसीलिए इसने बेई के बाजू के ऊपर कट भी लगा दिया था। तभी इसी बीच हम देखता है कि बेई भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सियाओजी ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके बेई पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखता है कि बेई भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो भी किसी तरह से सियाओजी के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि सियाओजी के पावर को देख सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती जा रही थी और इसीलिए इनको लगता है कि शायद वो बेई को हरा देगा। लेकिन वही बेई ने भी अपना और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए हम देखता है कि वो अपने लाइट होली ड्रैगन प्यूरिफिकेशन ओवरलॉर्ड थंडर वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका वजह से हम देखता है कि उसके पावर काफी बढ़ गई थी और अब इसका यूज करके वो सियाओजी पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वही हम देखता है कि सियाओजी को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखता है कि वो बेई का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि बेई भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है और फिर कुछ देर के बाद हम देखता है कि वे दोनों पूरी तरह से शांत हो गए थे। तभी सियाओजी बेई से कहता है कि मैं इसमें हार गया, क्योंकि जब मैं तुम्हारे डोमेन में गया था तो मेरे पास में 7 स्वॉर्ड थे, लेकिन तुम्हारा थंडर पावर ने उन सबको निकाल लिया। लेकिन तभी हम देखता है कि बेई भी सियाओजी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही हम्बल हो, क्योंकि अगर तुम्हारा डोमेन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होता तो फिर वैसे कंडीशन में तुम्हारे पावर मुझसे भी ज्यादा होती। लेकिन अब हम देखता है कि सियाओजी इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि मैं भी टैंक सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तब इसकी ये बात सुनते ही सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और यूहाव कहता है कि मैं तो यही सुनने के लिए वेट कर रहा था। वहीं उधर हम देखता है कि जैवेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि सियाओजी यहाँ पर तो टैंक सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आया था और तुमने तो उसे बिल्कुल घर के जैसे फील करा दिया। लेकिन तभी हम देखता है कि बेई जैवेन के पास आता है और कहता है कि हमें इसके बारे में डिस्कस करके डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप हमारे सेक्टर के डेप्यूटी लीडर हैं। जिसके बाद हम देखता है कि जैवेन भी तुरंत इसके लिए मान गया था और इसीलिए सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो यूहाव से टैंक सेक्टर से जुड़े हुए सोल गाइड की ड्राइंग मांगता है, जिसके बाद हम देखता है कि यूहाव भी तुरंत इसके लिए मान गया था और अब वे सभी यहाँ से अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखता है कि वे सभी अंदर आ गए थे, जहाँ पर वे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तभी सेंसी कहता है कि हमारा टैंक सेक्टर तो धीरे धीरे काफी आगे जा रहा है। वहीं जैवेन यूहाव से कहता है कि मैंने टैंक सेक्टर को अचानक से ज्वाइन कर लिया और इसीलिए क्या इस बात से तुम परेशान हो। लेकिन हम देखता है कि यूहाव ने पहले से इसके बारे में अंदाजा लगा लिया था और कहता है कि सन मून एम्पायर की कंडीशन अब उतनी सही नहीं है। तब हम देखता है कि जैवेन भी इसके बारे में बात करते हुए काफी गुस्सा हो रहा था और फिर हम देखता है कि वो इनसे जिंग होंगचन के ऑफिशियल टियानडेन के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एनिमी के बीच में फाइट होने लगी है और इसी वजह से मिंगडी हॉल की कंडीशन उतनी सही नहीं है। फिर वो कहता है कि टियानडेन असल में पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और उसका ये एम्बिशन किसी से छुपा नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तो इसके बारे में उसी दिन समझ गया था जिस दिन उसने वॉर को स्टार्ट किया था। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी इस बात से परेशान हो जाते हैं, जबकि यूहाव जैवेन से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जो चाहे कर सकते हैं। तब हम देखता है कि जैवेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि सबसे पहले मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर मैं सोल गाइड के बारे में आराम से रिसर्च कर सकूं। तब हम देखता है कि यूहाव भी तुरंत इसके लिए मान गया था और वो इसे टैंक सेक्टर के हिडन वेपन का ब्लूप्रिंट भी दे देता है। तब इसे देखते ही जैवेन कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम देखता है कि जैवेन को रिसर्च करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह मिल गई थी, इसीलिए अब उसे किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती और हम देखता है कि वो सोल गाइड के बारे में आराम से रिसर्च करने लगता है। लेकिन हम देखता है कि जैवेन इसमें अकेले नहीं होता, बल्कि यूहाव भी इसमें उसकी बहुत अच्छा से हेल्प करता है। फिर हम देखता है कि यूहाव सारे डिजाइन को लेकर एल्डर के सामने आ गया था, जहाँ वो कहता है कि स्टूडेंट की एबिलिटी को कैसे जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना है, इसके बारे में मेरे पास में एक सजेशन है। फिर वो कहता है कि मैं सोल मास्टर को सोल गाइड के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाना होगा, ताकि वे भी सोल गाइड को अच्छे से यूज कर सकें और वे सोल गाइड के असली पावर को बाहर निकाल सकें। इसके बाद वो बताता है कि सोल गाइड को ऑपरेट करना पहले से काफी आसान हो गया है और इसके अलावा इसके पावर 1.5 गुना बढ़ गई है। तब इस पर डिकन काय कहती है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी सोल मास्टर के लिए सोल गाइड एरिया एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है और इसीलिए अगर हम सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का ध्यान रखना होगा। तभी मास्टर यान कहता है कि हम भी काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है और अब से वुहन डिपार्टमेंट को 2 गेस्ट सबको सोल गाइड के बारे में बताएंगे, ताकि इनर कोर्ट यार्ड के स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड रूट को ले सकें, क्योंकि सोल गाइड डिपार्टमेंट उनको इसके बारे में सिखाएगा। फिर हम देखता है कि उन्होंने सोल गाइड व्हीकल के एनर्जी कंजम्पशन को आधा कर दिया था और इसी के साथ इसकी स्पीड भी 30% बढ़ गई थी। जिसके बाद जैवेन कहता है कि सिविलियन को अब इसके लिए 2 कॉपर कॉइन कम देना होगा। इसके अलावा सोल आइलैंड फोन चीपर मटेरियल को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टेंस 10 किलोमीटर बढ़ सकती है। लेकिन हम देखता है कि यांगो ने भी अब इनको ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए इसका वजह से सोल गाइड डिपार्टमेंट की इनर कोर्ट
कोर्टयार्ड के बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं और इसीलिए हम लगता है कि इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद टैंक सेक्टर को ज्वाइन कर लिया था। तभी बेई कहता है कि वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए क्योंकि 3 महीने में अगला सोल फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसके बाद हम लगता है कि वे इस बार इसमें मेन प्लेयर के रूप में पार्टिसिपेट करने वाले थे और इसी वजह से वे इसके लिए तैयारी करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लगता है कि धीरे धीरे इनका टाइम गुजरता ही जा रहा था। तभी सेंसी बेई से कहता है कि टीचर जैविन तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब से वे यहाँ पर आए हैं उन्होंने बहुत सारे सोल गाइड को इम्प्रूव किया है। लेकिन वही हम लगता है कि बेई तेंगा के बारे में याद करना लगता है और कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पर उतरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम लगता है कि सामने से यूहा मास्टर सुबान के साथ में आ गया था, जिसके बाद हम लगता है कि वे सभी एक साथ में सोल फाइटिंग कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बेई कहता है कि इस बार तो इसका फॉर्मेट में चेंज हो गया है। फिर हमें पता चलता है कि इस बार इसे सन मून एम्पायर ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, जो कि इसे कॉन्टिनेंटल यूथ सोल मास्टर कंपटीशन के रूप में चेंज करना चाहता है। इसके अलावा हम देखता है कि इसमें सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया है क्योंकि यहाँ पर तो हजारों सेक्टर हैं, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सेक्टर की संख्या डबल हो जाएगी और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसमें एबी सेक्टर भी ज्वाइन करे। तब हम देखता है कि इस बात से बेई थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। फिर वो मास्टर सुबान से कहता है कि आप चाहते हैं कि हम अपने ताकत को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंप्रूव करें, लेकिन इस पर मास्टर सुबान कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, इसीलिए चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें ब्रेक थ्रू जरूर करोगे। फिर वो कहता है कि मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम में चेंज करने की वजह से थोड़ी सी परेशानी होगी, जो कि असल में एकेडमी के लिए थोड़ी सी ट्रिकी है और इसीलिए ये चीज तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम तो टैंक सेक्टर से बिलोंग करते हो, लेकिन यह सुनते ही सभी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और काइतो कहता है कि आप चाहते हैं कि हम टैंक सेक्टर के बिहाफ पर फाइट करें, लेकिन फिर असल में कॉलेज के बारे में क्या होगा। तब इस पर मास्टर सुबान कहता है कि कॉलेज अपने एक नई टीम को भेजने वाला है, इसीलिए अगर तुम टैंक सेक्टर से हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो लाइफ लॉन्ग सिलेक्ट 7 डेविल्स भी हो, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस नाम से पार्टिसिपेट करते हो क्योंकि इसके बारे में तुम्हें जो भी रिजल्ट मिलेगा एकेडमी इस बात से काफी खुश होगा। तब इसके बारे में सुनकर सभी बेई से इसके लिए मान जाने के लिए कहते हैं और अब इसीलिए हम लगता है कि बेई भी इसके लिए मान गया था। इसके बाद वो मास्टर सुबान से कहता है कि हम टैंक सेक्टर के नाम पर फाइट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि इस डिसीजन में मेरा स्वार्थ है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि टैंक सेक्टर अगर इसमें जीत जाए तो तेंगा इसे अपने आंखों से जरूर देखे। तभी युवा बेई से कहता है कि अगर आप और तेंगा नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर मिल भी नहीं पाते। इसके बाद वो कहता है कि मुझे भी तेंगा और सियाओ टाओ के बारे में चिंता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम इसी तरह से टैंक सेक्टर को आगे लेकर जाएंगे तो फिर हम दोनों को जरूर खोज लेंगे। जिसके बाद हम लगता है कि बेई भी इसके लिए मान गया था और फिर वो सपोर्ट करने के लिए इनको थैंक यू कहता है। तभी मास्टर सुबान कहता है अच्छी बात है कि तुम्हारे पास में मोमेंटम है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चैंपियनशिप के लिए इतना श्योर नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी श्रेक एकेडमी में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और इसीलिए एक नए कैप्टन के लीड में एक न्यू टीम बनने वाली है। तब इसके बारे में सुनकर सभी इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं क्योंकि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो बताता है कि इसे अनगिनत शेयर्ड एक्सपीरियंस से लिया गया है और श्रेक एकेडमी इस कॉन्सेप्ट को हजारों सालों से फॉलो करते आ रहा है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि नया कैप्टन और कोई नहीं बल्कि वांग चियू है, जो कि अब यहाँ के नए टीम को लीड करेगी और इसीलिए मास्टर सुबान कहता है कि वे भी चैंपियन के लिए कम्पीट करने वाले हैं। अब अगले सीन में हम देखता है कि श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्टर के बीच में कंपटीशन होने वाला था, जिसमें वांग चियू और काइतो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। तभी हम देखता है कि वांग चियू काइतो पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए काइतो भी अपने सोल गाइड का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो वांग चियू के अटैक से अपने आप को बचा भी लेता है। लेकिन हम देखता है कि वांग चियू अभी भी इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और अब इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि काइतो भी इसमें पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने सारे सोल कैनन का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ हम देखता है कि पूरा एरिया केवल बम से ही भर गया था। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी इस बात से हैरान होने लगते हैं क्योंकि काइतो अभी भी यहाँ पर लगातार अटैक कर रहा था, जबकि वही वांग चियू इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वही उधर हम देखता है कि सेंसी इस बात से काफी खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि काइतो ने इसमें वांग चियू को हरा दिया, मगर तभी हम देखता है कि वांग चियू को इसमें कुछ भी नहीं हुआ था और वो तुरंत ही फिर से काइतो पर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि काइतो हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से वांग चियू पर अटैक करने के लिए उसे ट्रैक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वांग चियू फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गई थी, इसीलिए काइतो भी इसे रोकने के लिए अपने बैरियर को एक्टिवेट करता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि इसे तोड़ना वांग चियू के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती और इसीलिए वो इसमें काइतो को बहुत आसानी से हरा देती है। जिसके बाद हम देखता है कि काइतो भी इसमें अपनी हार मान लेता है और वही वांग चियू इसमें जीत गई थी। तब इसे देख इसकी एक प्लेयर कहती है कि कैप्टन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वही हम देखता है कि ये बात हुआ भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वो गुस्से में इसकी तरफ देखने लगता है। वही काइतो भी कहता है कि नई टीम के कैप्टन तो सच में बहुत ही पावरफुल है, जबकि वही युवा कहता है कि वांग अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और इसीलिए वो अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तभी हम देखता है कि सेंसी वांग चियू के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगा था, लेकिन हम देखता है कि बेई उसे रोक देता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें अभी वांग चियू के ताकत के बारे में सीखना होगा। फिर हम देखता है कि युवा वांग चियू के साथ में फाइट करने के लिए आ गया था, जहाँ हम देखता है कि वांग चियू तुरंत ही इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन हम देखता है कि युवा अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वांग चियू जैसे इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, हम देखता है कि युवा अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि युवा मेंटल
मेडिकल कंफ्यूजन का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि वांग चू ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था और इसीलिए यूहा इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वो अपना सोल शॉक का भी यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर कि वांग चू इसे रोकने में फेल हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इसमें से बहुत ही ज्यादा अपने आप को आजाद करा लेती है और इसीलिए यूहा समझ जाता है कि इसका मेंटल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है। मगर अभी भी हम देखता है कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए इनके बीच में बहुत शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। मगर वही हम देखता है कि यूहा अभी भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो स्नोकल के आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखता है कि सभी सदस्य काफी हैरान हो गए थे। वही हम देखता है कि यूहा ने अपने आइस पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जहाँ हम देखता है कि वांग चू ने भी अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, लेकिन फिर वो जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आती है, हम देखता है कि यूहा ने अपने आइस पावर से इसका हाथ को फ्रीज कर दिया था और अब वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इसमें रुक जाता है, जिसके बाद वांग चू कहते हैं कि अगर तुम इसमें अटैक करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए मैं इसमें अपने हार मानने के लिए रेडी हूँ। अब इसीलिए हम देखता है कि यह कंपटीशन यहीं पर खत्म हो गया था और फिर वो अपने प्लेयर के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। तभी सेंसी कहता है कि मेरा ब्रदर तो वांग चू से एक कदम आगे है, लेकिन वही हम लगता है कि टियानमेंग भी अब जाग गया था और कहता है कि मैं तो इतने टाइम से सो रहा हूँ और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके दौरान यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जिसके बाद हम लगता है कि युवा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली तुम तो जाग गए और तुम तो पिछले 6 महीने से सो रहे थे। तभी टियानमेंग कहता है तुम्हें मत भूलो कि मैं 1 मिलियन साल का एम्परर हूँ, इसीलिए मैंने तो इसके बारे में पहले ही भाप लिया था और तुम्हें मुझे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को ट्राई करने दो। लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने तो अपना सोलिंग पहले तुम्हें दे दिया है और इसीलिए मेरे पास में कोई नया नहीं है। तब हम देखता है कि युवा को इसके सेफ्टी के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन इस पर टियानमेंग कहता है कि मैं तो पहले से तुम्हारे साथ में मर्ज हो गया हूँ, इसीलिए तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम इसमें कामयाब जरूर होगे। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी आखिरकार इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखता है कि वो इसका प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है और इसीलिए इसके सारे पावर एक एक करके एक्टिवेट होने लगी थी। तभी हम देखता है कि टियानमेंग के चारों तरफ कोई पावर जनरेट होने लगती है, इसीलिए टियानमेंग की बॉडी अब यहाँ से गायब होने लगी थी, जबकि वहीं हम देखता है कि अब इसके सोल की इमेज बनने लगती है। फिर हम देखता है कि युवा इसमें कामयाब हो गया था और इसीलिए टियानमेंग भी इस बात से काफी खुश होता है। तभी वो कहने लगता है कि बिंग जब बाहर आएगी वह भी युवा की सोल बन जाएगी, इसीलिए मैं फिर उसके साथ डेट पर जाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि स्नो गर्ल भी इसे देखने के लिए बाहर आ गई थी और वो जैसे ही इसे टच करना चाहती है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, जिसके बाद हम देखता है कि युवा टियानमेंग को इसके बारे में बता देता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब रात का समय हम देखता है कि युवा वांग के साथ में होता है, जहाँ हम देखता है कि वो इसकी आंखें बंद करा के कहीं पला रहा था, लेकिन असल में वांग को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और इसीलिए वो भी परेशान होती है कि आखिरकार वो इसे क्या दिखाना चाहता है। अब इस पर युवा कहता है कि तुम्हें भी इसके बारे में जल्दी पता चलेगा। फिर हम देखता है कि वो इसे अपने साथ एक रूम में लेकर आ गया था और अब वो इसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि वांग जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वहाँ पर टियानमेंग बिल्कुल उसके सामने होता है। फिर युवा इसे बताता है कि ये मेरा सेकंड सोल है, जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इसे देखने के लिए इसके पास आती है और कहती है कि ये कितना क्यूट है। लेकिन तभी टियानमेंग कहता है कि मेरे पास में एक नई सोल एबिलिटी है और अब हम देखता है कि वो इसे इसके बारे में दिखाने के लिए भी रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर टियानमेंग बताता है कि लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड है। फिर हमें पता चलता है कि हर तरह के फिजिकल और मेंटल अटैक को रिवर्स कर सकता है, लेकिन ये सोल गाइड वाला अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कोई भी लाइफ वाली पावर नहीं होती और इसीलिए अगर कोई भी अटैक लाइफ वाली चीज से आती है तो फिर वो इसके अटैक को पलट सकती है। तब इस पर युवा कहता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल इस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तभी टियानमेंग बताता है कि ओपनर जितना पावरफुल होगा उसका रिबाउंड इफेक्ट उतना ही खराब होगा। फिर वो बताता है कि अगर तुमने एक बार इसे यूज कर लिया तो फिर तुम इसे दोबारा 3 महीने के बाद यूज कर सकते हो। लेकिन फिर वो कहता है कि जैसे तुम्हारा सोल पावर की लेवल बढ़ती जाएगी तब इसका रिकवरी टाइम भी उतना ही कम होता जाएगा। तभी वांग कहने लगती है कि ये तो बहुत ही शानदार है, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि उसे कुछ होने लगता है और इसीलिए वो यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब इसका वजह से हम देखता है कि युवा काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से इसे क्या हो गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।